पिछले करीब 1.5 महीने से ये जगह सुर्खियों में है। ये जगह महरौली का जंगल, वही महरौली का जंगल जहां 1.5 महीने पहले एक सनसनीखेज कत्ल जो हुआ था उसके कई राज गड़े थे, कई राज छुपे थे। और उसी राज को टटोलने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम लगातार 10 दिनों तक इस जंगल के खाक छानती रही। 10 दिनों के बाद यहां से कुछ सबूत मिले, लेकिन उन सबूतों को लेकर बहुत सारे शक और सवाल थे। क्या वो सबूत, क्या वो राज खुलेगा जो श्रद्धा की मौत से जुड़े हैं? वो जो सबूत दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं, क्या वाकई वो श्रद्धा की लाश के टुकड़े हैं? क्या वाकई श्रद्धा अब मर चुकी है? क्या श्रद्धा का कत्ल हो चुका है? ये तमाम सवाल थे उस वक्त, लेकिन इन तमाम सवालों पर फिर विराम लग गया क्योंकि डीएनए रिपोर्ट आई और उस डीएनए रिपोर्ट से ये पता चला कि वाकई इस महरौली के जंगल से जो सबूत दिल्ली पुलिस ने हासिल किए थे, दरअसल वो श्रद्धा की लाश के टुकड़े थे और डीएनए रिपोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी। इसी महरौली के जंगल में इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर जी के साथ। डीएनए रिपोर्ट आई और उस डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि जो इस जंगल से लाश के टुकड़े मिले थे वो श्रद्धा के थे। एक आखिरी उम्मीद उसके जिंदा होने की उसी रिपोर्ट के साथ खत्म हो गई। इस रिपोर्ट के बारे में दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली आपको कुछ बताया? रिपोर्ट के बारे में तो मुझे इतना कुछ खास बताया नहीं उन्होंने जी। लेकिन मुझे मीडिया के जरिए कुछ पता चला कि ये डीएनए रिपोर्ट मैच हुए करके। तो अभी दिल्ली पुलिस तो मुझे शायद जब ये चार्जशीट बन जाएगी तब बताने वाले हैं। डीएनए रिपोर्ट के अलावा इस केस की जांच के बारे में दिल्ली पुलिस ने आपको ऑफिशियली अभी तक कुछ बताया? नहीं, अभी तक वैसे कुछ डीएनए रिपोर्ट के बारे में डिटेल्स बताई नहीं है अभी। बताई नहीं है। तो एक तो इंसाफ, दूसरा जब आप पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, दिल्ली आए आप, खासतौर पर जांच कहां तक पहुंची और श्रद्धा के इंसाफ के लिए जो आप शुरू से आवाज उठा रहे हैं, ये आप सारी चीजें उठाएंगे वहां पर? जी हाँ, जरूर उठाऊंगा मैं। जब ये अभी जो सारे पार्ट्स मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं और कितने मिले हैं और सभी पार्ट्स उसी के हैं या और किसी के हैं, उसके बारे में मुझे जानकारी लेनी है। जहां तक मेरी जानकारी, एक बार दिल्ली पुलिस आपको जंगल में लेकर गई थी और उस दिन आफ्ताब भी मौजूद था साथ में। ये वही जंगल था या दूसरा जंगल था? नहीं, वो कहीं और लेके गए थे जी। तो ये जंगल भी मुझे देखना था, तो इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ देखने के लिए कि बॉडी पार्ट्स कहाँ फेंके थे उसे। सोच कर थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक इंसान, खासतौर पर एक बाप, वो जंगल में और कहाँ पे कैसे टुकड़े फेंके गए हैं, वो जगह जाए, देखे, तब इसके बारे में क्या कहूँ? नहीं, इसके बारे में तो मैं सोचा भी नहीं था कि ऐसे वो यहाँ आके फेंक सकता है। ये तो इतना घना जंगल है, तो उसने शायद ऐसा कुछ प्लान किया होगा तभी ये यहाँ तक पहुँचा है वो। तो यही मुझे जानना था कि ये कहाँ कहाँ उसने ये बॉडी पार्ट्स फेंके हैं करके। आपने अभी बताया कि बहुत सारे ऐसे पार्ट्स जो है या सबूत दिल्ली पुलिस ने अलग अलग कलेक्ट किए थे इस जंगल से और दूसरी जगह से भी, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि कितने उन्होंने ऐसे एविडेंस या कलेक्ट किए हैं बॉडी के टुकड़े, पार्ट्स? इसके बारे में भी कोई शेयर दिल्ली पुलिस ने? नहीं, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है दिल्ली पुलिस। तो कुल मिलाकर आपको इस डीएनए रिपोर्ट या ये कि वाकई अब श्रद्धा जिंदा नहीं है, इसकी जानकारी आपको सिर्फ मीडिया से ही मिली? मीडिया से, और मेरे लॉयर हैं सीमा कुशवाहा, उन्होंने मुझे ये जानकारी दी है कि आपके डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई है। एक चीज यहाँ पे जो पूरी कहानी है वो ये है कि आफ्ताब मई में ही आया था और उस मई में आने के कुछ दिन के बाद ही, उसके हिसाब से 18 मई को उसने कत्ल किया था और उससे पहले वो शायद यहाँ पे 4-5 दिन रहा इस इलाके में। तो आप चूंकि इस जंगल को देखना भी था आपको, आपने देखा, तो वहां से यहाँ तक रात के अंधेरे में आना, और वो चूंकि दिल्ली का है नहीं, मुंबई का है, तो आपको लगता है कि ये सारी चीज उसने कैसे कर दी? क्योंकि वो दिल्ली के लिए भी अनजान था पूरी तरीके से। जी हाँ, वो तो शायद कोई उसका दोस्त है, कोई बद्री करके, शायद ऐसे मैंने सुना है जी। तो उसका शायद सहारा लिया होगा उसने ये सब जंगल देखने के लिए, और फिर उसने यहाँ स्टडी करके ही फिर बाद में ये सब यहाँ आके वो पार्ट्स फेंके होंगे। जब श्रद्धा दिल्ली आई मई में, आपको उसकी जानकारी थी? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में। मुझे इतना ही बताया गया था, उसने भी, श्रद्धा ने भी बताया था कि मैं बेंगलोर में हूँ। तो ये जब उसका दोस्त श्रद्धा का, तो उसने बताया था कि ये दिल्ली गई थे करके।
तब मुझे पता चला कि ये लोग दिल्ली रहने को आए थे। लेकिन श्रद्धा कभी बेंगलोर नहीं गई? नहीं, नहीं, बेंगलोर तो कभी गई नहीं हूँ। वो मेरे को उसके दोस्त ने बताया कि श्रद्धा कभी बेंगलोर नहीं गई थी, और वसई में ही रहते थे हमारे साथ यहाँ। तो श्रद्धा ने ये झूठ क्यों बोला कि वो बेंगलोर में है? वही मुझे जानना है कि ऐसा क्यों उसने किया, जो शायद वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। वो ऐसा क्या हुआ है जो दोस्त लोग भी शायद मुझे नहीं बता रहे हैं कि वो वसई में रह के भी वो बेंगलोर क्यों बता रही थी। जितनी बार भी हम लोग सुन रहे हैं वो ये कि श्रद्धा कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है, ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ उसके दोस्तों के जरिए आप तक पहुंचती थी। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे कितने दोस्त हैं जो उसके करीबी, जो श्रद्धा के वो हर दिन कांटेक्ट करते थे या उसके बारे में जानते थे? नहीं, अब तक तो मुझे एक ही दोस्त ज़्यादा करीबी लगा। उसी ने मुझे सब सारी चीज़ें जो पहले शुरू से बताई, वो ये एक दोस्त है। क्या, लक्ष्मण? लक्ष्मण है, जा। तो वो कब से जानता था श्रद्धा को? श्रद्धा को शायद वो कॉलेज से ही जानता था। कॉलेज से शायद या स्कूल से भी थोड़ा बहुत जानने लगा था वो। मई में श्रद्धा यहाँ आती जी, है, जी। उसके बाद मई से गायब है। जी। 11 नवंबर को दिल्ली पुलिस आफताब को आपकी कंप्लेंट पर यहाँ उठाती है और गिरफ्तार करती है, और 24 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस ये खुलासा कर देती है कि इसने श्रद्धा का कत्ल किया है। मई से लेकर नवंबर तक लगभग आप मान के चलिए 5-6 महीने हो गए। इन 5-6 महीनों में आपने कभी कोशिश की थी कि श्रद्धा दिल्ली में है, बेंगलोर में है, कैसी है, नहीं है, दोस्त से बात या नहीं? मैंने तो उसके दोस्तों से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो लोग भी बोलने लगे कि श्रद्धा हमारे कांटेक्ट में भी काफ़ी टाइम से नहीं है। तब सिर्फ शायद ऐसे ही लगा कि ये सिर्फ लक्ष्मण ही ज़्यादा कांटेक्ट में था और उसी को जानकारी होगी तब। लेकिन मुझे ऐसा उसने बताया कि मेरे भी अभी कांटेक्ट में नहीं है वो, तो आप ज़रा ढूंढ लीजिए। आप ही ने कहा था कि श्रद्धा से आखिरी बार आपकी बातचीत साल भर पहले हुई थी, श्रद्धा के मई में, मतलब दिल्ली आने से साल भर पहले। तो इतना लंबा अरसा एक बाप बेटी के बीच में बात नहीं हो पाई, इसकी क्या वजह थी? मैं सिर्फ कोशिश करता था उसको कांटेक्ट करने की, लेकिन उसका जवाब कभी ज़्यादा आता नहीं था। तब मैंने शायद नवंबर में एक बार मैसेज किया था उसको, तब उसका रिप्लाई नहीं आया मुझे। नवंबर 2021 में कि मेरे बहन का हस्बैंड एक्सपायर हुआ था, तो उसको मैसेज किया था, तो उसका तभी भी रिप्लाई नहीं आया। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये क्यों जवाब नहीं दे रही है। ये मुझे भी पता नहीं है उसने क्यों जवाब नहीं दिया था। नवंबर में आपने आखिरी बार बात की 2021, जी। और इससे पहले आप दोनों की आमने सामने मुलाकात शायद जनवरी 2020 में हुई थी। 2020 में, जी। तो 2 साल तक आप दोनों की मुलाकात भी नहीं हुई? जी, 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 हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई थी तब। शायद माँ की मौत के बाद ही जब वो घर आई थी तब मुलाकात हुई थी। तब भी लास्ट मेरी मुलाकात हुई थी। इन 2 सालों से अगर हम पीछे लौटे, श्रद्धा 2020 में मुंबई गई थी। जी। उससे पहले आपके और श्रद्धा के रिश्ते कैसे थे, और घर वालों के साथ सारे? काफ़ी अच्छे थे हम। कभी भी मतलब ऐसे मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसे बदल जाएगी करके। उसको मैं सवाल भी करता था, लेकिन वो सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देती थी। तो तभी मैंने उसको पूछा कि ये आफताब कौन है करके, क्योंकि मुझे मेरे वाइफ ने बताया कि ये उसका दोस्त है करके, ऐसा ऐसा, तो उसके बारे में देख लो जी ज़रा पूछ के। तो तब मैं उसको पूछता था, तो वो सिर्फ हाँ ना में ही जवाब देती थी। तो मैंने जानने की कोशिश की उसको पूछ कर कि ये कब से तुम्हारी पहचान हो गई है। तो उसने बताया कि मेरी 7-8 महीने से उसकी दोस्ती हुई है। तो मैंने उसको बताया कि देखिए ऐसा हमारे रिवाज में ऐसा है नहीं, थोड़ा उससे दूर ही रहना। तो उसने जवाब दिया कि नहीं, हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और मुझे वही अच्छा लगता है करके। तो मेरे मतलब मना करने पर भी उसने मेरी सुनी नहीं। श्रद्धा ने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज वसई से की थी? वसई से की।
क्या कॉलेज में बम्बई में एक रूपारेल कॉलेज है, वहाँ पे 2 साल उसने पढ़ाई की थी। क्या उसने कोर्स किया था? वहाँ पे कंप्यूटर साइंस करके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बीएससी किया था। तो आप लोगों के घर से बाहर पहली बार कब निकली थी? तब तक तो साथ थी जब तक कॉलेज में थी वो। जी। उसके बाद उस घर से अलग वो मुंबई में कब से अलग रहने लगी थी? वो 2020 में कुछ अक्टूबर महीना था तब। अक्टूबर। या अक्टूबर से पहले तक वो बिल्कुल एक फैमिली मेंबर थी, एकदम फैमिली मैन मेंबर थी, एक जैसी तरह से थी। साथ में रहती जी थी। जी जी अक्टूबर के बाद आपको लगता है उसके अंदर बदलाव आया, जब आफ्ताब उसकी जिंदगी में आया? जी जी। उसके पहले भी थोड़ा बहुत बदलाव आया था कि मैंने पूछा कि ये ऐसा कैसे तू बिहेव कर रही है मेरे साथ। तो मुझे थोड़ा शक लगा कि ये कुछ उसने सब उसको ये पढ़ाया होगा, तभी ये मेरे साथ ऐसी बातें करने लगी है। तब मैं जान गया कि ये 7-8 महीने से इसकी दोस्ती है, तो उसने कुछ प्लान किया होगा ही मेरे लड़की को भड़काने का हमारे खिलाफ। उसने कभी दोस्ती थी आफ्ताब के साथ, रहने लगी थी, कभी आप लोगों से या आपकी वाइफ से उस वक्त उसने ये कहा था कि हम शादी करना चाहते हैं और आप लोग हमारी शादी करा दें? ऐसी इस लेवल पे कभी बात हुई? इस लेवल पे कभी बात नहीं हुई हमारी। मैं सिर्फ यही जानने की कोशिश करता कि उसकी फैमिली कैसी है और क्या करते हैं। तो उनका बैकग्राउंड जानने के लिए मैं उसके घर पे भी गया था, लेकिन मुझे कुछ जानकारी नहीं मिली उसके बारे में। लेकिन मैं जब उसके घर गया था तब वो उसका भाई मुझे मिला था, तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। वो मुझे मतलब एक ही बार मिला, लेकिन मुझे सारे जवाब उसने उल्टे दिए। तो मुझे वो भी बहुत ऐसा लगा कि ये लोग सही नहीं है श्रद्धा के लिए। नवंबर 2021 में आपकी आखिरी बात हुई थी। मई में श्रद्धा गायब हुई, 18 मई को करीब। उसके बाद सितंबर में शायद पहली बार आपको पता चला उसके दोस्त के जरिए जी कि श्रद्धा इधर 2-2.5 महीने से फोन नहीं उठा रही है, मैसेज का जवाब नहीं दे रही है, सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल नहीं है। इस दौरान में आपने कभी, चूंकि उसके जो दोस्त थे उसके व्हाट्सएप के डीपी या फेसबुक या इंस्टा उस पर तस्वीर देखकर ये पता कर लेते थे कि हाँ ये यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है। आप भी कभी इस तरीके से, चूंकि बात तो होती नहीं थी बाप बेटी में, तो आपने कभी इस तरीके से कोशिश करते थे उसका जानने के लिए कि आज इसका व्हाट्सएप स्टेटस अभी है, ऑनलाइन है, डीपी में तस्वीर बदली है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ये सोशल मीडिया के अकाउंट उसके चेक करते थे आप उसकी खैरियत जानने के लिए? जी जी, मैंने फेसबुक अकाउंट भी चेक कर लिया। तभी उसमें कुछ लास्ट उसका फोटो डाला था उसने, तब मैं जान चुका कि ये शायद दिल्ली आई होंगी। तो उसके बाद मैंने उसको एक मैसेज भी डाला कि प्लीज़ कांटेक्ट मी, तो उसका कुछ जवाब नहीं है उसकी तरफ से। जब दोस्त ने बताया, फिर सितंबर में पहली बार आपको पता चला, आपने सितंबर में पहली शायद कंप्लेंट की थी या आप आफ्ताब की फैमिली से पहले कांटेक्ट किया था आपने? जी हाँ, नहीं, कंप्लेंट से पहले मैं उसकी फैमिली के घर गया था, तभी उसकी माँ मिली थी मुझे। तो मैंने यही श्रद्धा के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। तब उसकी माँ ने मुझे बताया कि श्रद्धा यहाँ हमारे घर हमेशा आती थी। उनका जब भी झगड़ा होता था तो मेरे पास आके वो सब बातें बताती थी। तो मैं उसको सब समझाता था कि नहीं, तुम वापस जाओ घर पे, हम लोग देख लेंगे। तो मैंने फिर उसको पूछा कि आपने हमें क्यों नहीं बताई ये सारी चीज़ें जो उसको तकलीफ हो रही थी। तो उन्होंने उल्टा हमें पूछा कि वही हमें बताने के लिए मना करती थी, तो हम कैसे बताएंगे। तो मैंने बोला वो नहीं बता सकती थी, लेकिन आप तो जानते थे ये उसको तकलीफ हो रही है, तो आपका बेटा अगर ये गलत कर रहा है तो आप कैसे नहीं बता सकते ये सारी चीज़ें। तब मुझे उनके फैमिली के बारे में थोड़ा सा शक होने लगा कि ये लोग भी शायद सब जानते थे और मेरे से सब बातें छुपाई है। जी। इसके बाद आप पुलिस स्टेशन गए? जी, उसी दिन मैं पुलिस स्टेशन गया। जिस दिन मैं उनके माताजी से मिला, उसी दिन मैं पुलिस स्टेशन गया और मैंने पुलिस स्टेशन में यही बोला कि मेरी बेटी लापता है, तो मुझे एक कंप्लेंट करनी है। तब वहाँ की पुलिस ने भी हमें थोड़ा सा पूछ लिया कि कहाँ रहती थी। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मुझे उनके दोस्त ने बताया है
कि ये दिल्ली गई है तो शायद दिल्ली से ही लापता होगी। तो फिर वसई पुलिस ने बताया कि आप फिर दिल्ली जाइए, यहाँ कैसे कर सकते हैं कंप्लेंट। मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते, मेरी बेटी तो मुझे मालूम था कि यहाँ रहती थी, तो आप वो सब सारी चीज़ें आप खुद जान लीजिए। तो उन्होंने फिर टाल दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते, आप वही दिल्ली जाके इंक्वायरी कर लीजिए। तो आपने ये वसई में सितंबर में कंप्लेंट की थी, सितंबर बीत गया, कुछ नहीं हुआ, अक्टूबर आ गया, अक्टूबर फिर आपने क्या किया? जी, मैंने फिर वापस वही दोहराया वसई का पुलिस स्टेशन में जाके कि मेरी कंप्लेंट प्लीज़ लीजिए। तो उन्होंने एक बार मना किया। फिर मैं दोबारा जब डीसीपी से मिला कि मेरी कंप्लेंट है, ये सब पुलिस वाले मेरी कंप्लेंट नहीं ले रही है, तो आप ज़रा कोशिश कीजिए मेरी बेटी को ढूंढने के लिए। तब उन्होंने फिर बोला कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा, जरूर आपकी बेटी को ढूंढ लूंगा। तो उसी दिन से फिर ये फिर सिलसिला चालू हो गया ढूंढने का। फिर अक्टूबर भी बीत गया, लेकिन नवंबर में दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया। जी जी। लगभग आपके कंप्लेंट के 2 महीने तक कोई एक्शन नहीं हुआ था। जी 11 नवंबर या 9 नवंबर को शायद आपने दिल्ली में फिर वहां की पुलिस ने भेजा और तब यहाँ पे केस दर्ज हुआ। जी जी जी। आपको पहली बार कब पता चला कि दिल्ली में केस दर्ज होने के बाद आफ्ताब को अरेस्ट किया गया है और उसने श्रद्धा के कत्ल करने की बात कबूल की? जी हाँ, मुझे वसई पुलिस ने यही बताया कि शायद इसका लास्ट लोकेशन दिल्ली में आ रहा है, तो हम नहीं ढूंढ पाए, तो शायद वही जाके ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ये केस हम लोग वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपको वहाँ दिल्ली जाना पड़ेगा। तो वो लोग फिर वो केस का दिल्ली पुलिस के पास आए केस लेके, और वहाँ से फिर आके बताया कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा, यहाँ केस हमने ट्रांसफ़र किया है। तो उसी दिन मैं फिर दिल्ली पुलिस से भी बात किया, तो उन्होंने भी यही बताया कि आप जल्द से जल्द दिल्ली आ जाइए। तब उन्होंने आपको बताया था? तब मुझे अक्टूबर में आफ्ताब को वसई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। जी आफ्ताब गया भी था। जी। इत्तेफाक से जब अक्टूबर में पूछताछ के लिए गया था और उसने जो कन्फेस किया है वो ये कि उसने 18 मई को कत्ल कर दिया, यानी वसई पुलिस जब आफ्ताब से पूछताछ कर रही थी तब ऑलरेडी वो श्रद्धा का कत्ल कर चुका था। वसई पुलिस अगर उससे उस वक्त आपको लगता है कि ढंग से पूछताछ करती तो शायद अक्टूबर में ये मामला खुल जाता। मैंने यही उनको कहने की कोशिश की कि ये आप क्यों नहीं उनसे सख्ती से पेश आ रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि जो आपको क्यों नहीं लग रहा है। मैंने ये भी सवाल किए थे कि आप जरा सख्ती से पेश आइए उससे और जानकारी हासिल कीजिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोकेशन दिल्ली का आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ा सा वसई पुलिस ने ये थोड़ी उसके ऊपर ढिलाई की है। यहाँ आने के बाद जब आफ्ताब ने कन्फेस किया, आपका आफ्ताब से आमना सामना भी हुआ था, आफ्ताब ने आपको कुछ कहा कि हाँ मैंने ऐसा किया है, और वजह बताई उसने? क्योंकि अभी तक डीएनए रिपोर्ट और बाकी चीजें आ गई है कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है, लेकिन वजह क्या थी श्रद्धा के कत्ल की? शायद उसका हमेशा झगड़ा होता था, ऐसे में मेरे को बाद में पता चला जब वो 2020 नवंबर महीने का जो कंप्लेंट आया था, तो उससे ही मुझे पता चला कि वो बहुत उसको मारपीट करता था, तकलीफ देता था हमेशा। उसको शायद 2-3 बार वो घर छोड़ने की भी कोशिश की थी तब। तो तभी मुझे डाउट हो गया था कि ये इसने कुछ गलत किया है उसके साथ। एक विकास साहब, जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस पूरे मामले के, उनका ये कहना था कि बीच में श्रद्धा ने शायद ये तय कर लिया था कि वो अब आफ्ताब को छोड़ देगी और उसकी जिंदगी से बाहर निकलेगी और अपनी दूसरी दुनिया बसाएगी। ये बात उसको बुरी लगी और शायद यही वजह है कि उसने उसका कत्ल किया। ये सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन ये तो चार्जशीट में जब बात आएगी, क्योंकि कत्ल का मकसद या मोटिव बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अभी तक ये क्लियर नहीं है कि श्रद्धा का इतनी जिस तरीके से बेदर्दी से कत्ल किया गया उसका मकसद क्या था। आपको लगता है कि यही वजह रही होगी कि शायद उसके टॉर्चर की वजह से अब श्रद्धा उससे को छोड़कर निकल रही है और उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ?
नहीं, मुझे यही शक हो रहा है कि शायद वो श्रद्धा कुछ ऐसा जानती थी उसके बारे में जो वो नहीं बता पाई दूसरे को, और इसी की वजह से उसने उसका कत्ल किया होगा। आपने एक बात और कही थी कि आपको शक है कि सही तरीके से पूछताछ आफ्ताब के घर वालों से भी होनी चाहिए, उसके भाई से, उसके फादर से भी। तो ऐसा क्या शक है आपको कि वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं और पूछताछ होनी चाहिए या जांच होनी चाहिए? जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर इतनी सारे उसने कंप्लेंट के में मेंशन की है जो ये लोग भी जानते थे, तो ये इन्होंने ऐसा क्यों नहीं महसूस किया कि ये लड़की को भी खतरा हो सकता है, तो वो क्यों बातें छुपा रहे हैं? तो मुझे यही जानना है, तो उसी के बारे में उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। अब कुल मिलाकर लगभग डीएनए रिपोर्ट भी आ चुकी है, नार्को टेस्ट हो ही चुका है। दिल्ली पुलिस को चार्जशीट 90 दिन के अंदर दाखिल करनी है, 1.5 महीना निकल चुका, 1.5 महीना बाकी है, हालांकि उससे लगता है कि पहले हो जाएगा। आपको लगता है कि अभी तक दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, आप उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं? अब तक की जांच तो सही ढंग से हुई है, दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे बार बार वही सवाल आ रहा है कि उसके बॉडी पार्ट्स अब तक सारे क्यों नहीं मिल रहे हैं। वो मुझे लग रहा है कि वो मिलने चाहिए थे। तो आपको लगता है कि आफ्ताब इस मामले में भी गुमराह कर रहा, पुलिस को भटका रहा है कि हमने कहाँ फेंके? जी हाँ, जी हाँ, वो पहले से ही गुमराह कर रहा था, अभी भी वही गुमराह कर रहा है। उसको सब मालूम होगा बॉडी पार्ट्स और कहाँ होंगे, तो वो नहीं बताना चाहता है। इस पूरे मामले में एक तो चार्जशीट के बाद आपने जैसा कहा था कि आप चाहते हैं कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाए। जी हाँ, ये क्योंकि ये जो गुमराह कर रहा है ऐसे अब कितने और साल ऐसे ही वो गुमराह करेगा, तो मुझे यही लग रहा है कि इसका जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, और ये फास्ट ट्रैक के जरिए ही हो सकता है। लेकिन विकास साहब, ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने केस देखे हैं, इवन निर्भया जिससे पूरा देश गुस्से में था उस वक्त, 2012 का वो केस था, फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया, 2013 में 6-7 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला भी आ गया, लेकिन फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद मर्सी पिटिशन, प्रेसिडेंट हाउस, फिर फांसी होते होते 8 साल लग गए थे। तो यहाँ पे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाता है, अगर मान लीजिए कि ये दिसंबर खत्म हो रहा, जनवरी में ये चार्जशीट दाखिल होगी, कार्रवाई शुरू जून तक चला गया, लेकिन उसके बाद फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर वहां तक आप कैसे इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाने की अपनी लड़ाई लड़ेंगे कि जल्द से जल्द हो? मेरे ये भारत सरकार के साथ मतलब यही कहूंगा कि मुझे फास्ट ट्रैक में जल्दी से जल्दी उसका फैसला सुनाकर उसको फांसी दे दी जाए, तो यही मेरी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो सभी चाहते हैं कि श्रद्धा मर्डर केस एक ऐसा केस जिसने इस पूरे देश को एक तरह से झकझोर कर रख दिया, उसके आरोपी, उसके कातिल को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि बाकी लोगों को इससे सबक मिले। और सबसे जरूरी चीज ये है कि जो सजा मिले वो वक्त पर मिले, ऐसा ना हो कि मामला टलता जाए, बरसों लग जाए। हम लोगों ने बहुत सारे केस में देखे हैं, फिर वो इंसाफ अधूरा हो जाता है। तो फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही।